नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। इस वक्त मैं हूं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स के समतुल्य दर्जा देने का वादा किया है। और इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर ओम शंकर 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। आइए हम सीधे बात करते हैं कि डॉक्टर ओम शंकर किस लिए आमरण अनशन पर बैठे हैं और क्या है पूरा मामला। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि आमरण अनशन का देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और मैं अंदर चलता हूं, देखता हूं यहाँ पे क्या स्थिति है। मैं डॉक्टर ओम शंकर के कक्ष में आ चुका हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे डॉक्टर यहाँ पे लेटे हुए हैं और डॉक्टर ओम शंकर इस मेरे ठीक पीछे देखिए कि ये आमरण अनशन पे बैठे हैं। इसके ठीक ऊपर देखिए आप एक बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड में पूरा इनकी मांग लिखी हुई है। आमरण अनशन डॉक्टर ओम शंकर क्यों कर रहे हैं कि आमरण अनशन प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर दिनांक 11 मई 2024 से सुबह 11 बजे से अनवरत, ये अनवरत मतलब ये पूरा जारी है और आज 5वां दिन है आमरण अनशन का। चिकित्सा विभाग संस्थान के निदेशक द्वारा हृदय रोग विभाग को सुपर स्पेशलिटी भवन में आवंटित संपूर्ण 4था तल एवं 5वां तल का आधा तुरंत मरीजों के लिए खोला जाए। भ्रष्टाचारी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के गुप्ता को तत्काल निलंबित करके उन पर विधिक दंडात्मक कार्रवाई की जाए। स्थान कमरा नंबर 19, हृदय रोग विभाग, सर सुंदर अस्पताल। कुल मिलाकर ये जो स्लोगन लिखा है, अगर डॉक्टर ओम शंकर ने इस आंदोलन को चालू किया है तो ये इस बात की गवाही है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मैं सीधे डॉक्टर ओम शंकर से बात करता हूँ कि आखिर क्या है पूरा मामला। शंकर डॉक्टर साहब, रात के 1 बज रहे हैं और आप यहाँ आमरण अनशन पर लेटे हुए हैं। पहले तो हम आपके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहेंगे कि एक चिकित्सक होने के नाते आपकी जांच भी हो रही होगी, क्या स्थिति है अभी फिलहाल? सबसे पहले कि क्या है कि अगर आप ये 6ठा दिन है और 6ठा दिन के हिसाब से जो आप देखेंगे कि स्वास्थ्य में धीरे धीरे जो शुगर कम हो रहा है और ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है और वज़न जो है 6 किलो कम हो गया है। तो ये सब तो होना ही है और ये होता ही है, नेचुरल है, क्योंकि शरीर जब बाहर से कुछ नहीं जाएगा तो शरीर के अंदर जो ऊर्जा है उसका शरीर इस्तेमाल करेगा और उसका ये है वो तो होना ही है। तो उस वही असर जो है वो धीरे धीरे शरीर के ऊपर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर साहब, काफ़ी अरसे से मैं आपको देख रहा हूँ कि आप हृदय रोग विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और तमाम तरह की समस्याओं को लेकर के आप आंदोलन कर रहे हैं और ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने एम्स के समतुल्य दर्जा दे दिया है। पिछले दिनों भी आपने ऐसे ही इसी के लिए आंदोलन किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम साफ शब्दों में जानना चाहते हैं कि यहाँ के चिकित्सा अधीक्षक जिनके बारे में आप लिख रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं, वो भ्रष्टाचार उन्होंने क्या किया है और कक्ष की जो आप मांग कर रहे हैं उसके बारे में आपकी क्या डिमांड है और किस पे सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर के गुप्ता जी 2016 में ब्लड बैंक में आईआईटी के बच्चों के ब्लड चुरा कर बेचने, गलत तरीके से ब्लड बैंक को कैप्चर कर, अनाधिकृत कैप्चर कर, जैसे लोग ज़मीन हड़प लेते हैं ना, जैसे उस तरह वैसे ही बिना उनकी योग्यता के ब्लड बैंक इंचार्ज बन जाना। अगर ब्लड बैंक इंचार्ज के लिए प्रोफेसर गुप्ता साहब मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर हैं, जबकि ब्लड बैंक के इंचार्ज बनने के लिए पैथोलॉजी का प्रोफेसर होना जरूरी है, तो गलत तरीके से जबरन कब्जा किया था। जब उनसे ये पूछा गया कि आप ये दिखाएं कि आपको अपॉइंटमेंट किसने किया, तो वो ये दिखा नहीं पाए, दिखा भी नहीं सकते क्योंकि मेडिसिन के किसी भी प्रोफेसर की नियुक्ति जो है पैथोलॉजी के लिए जो ज़रूरत है वो हो नहीं सकती। तो ये वो भी जबरन कब्जा था। उसके बाद जो मैंने कहा कि 653 यूनिट ब्लड आईआईटी के बच्चों ने डोनेट किया था गुड काउज के लिए कि किसी गरीब आदमी को फ़ायदा होगा, लोग ज़रूरतमंद का उसका लाभ उठाएंगे, लेकिन उन्होंने
आरोप है कि वो बेच लिए उसका। और जब ये जांच समिति ने इसको देखा तो उसके कोई भी रिकॉर्ड जो है उसमें दर्ज नहीं पाए गए, यानी कि वो माना कि इसका कोई अता पता इस रजिस्टर में इनकी कोई एंट्री नहीं है। उसके बाद जो ब्लड बैंक जो है उसके लिए लाइसेंस लिया जाता है चलवाने के लिए, और ये महोदय जो गलत तरीके से कैप्चर करके रखे तो वो बिना लाइसेंस के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान में ब्लड बैंक के इंचार्ज बने हुए थे। और बाद में पूछने पर उन्होंने कहा कि लाइसेंसिंग के लिए एप्लीकेशन दिया है, तो उस एप्लीकेशन में पता चला कि ये एप्लीकेशन जो है पैथोलॉजी के प्रोफेसर के नाम से दिए हुए थे और अपने नाम से तो इनको मिल नहीं सकते थे, और जिनके नाम दिए थे उनको पता भी नहीं था कि तो ये फ्रॉड 420 का मामला भी इनके तो कमेटी ने कहा। तो ये कमेटी जो है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आरोप नहीं है, ये एक अपराधी चिकित्सा अधीक्षक हैं जिन पर अपराध समिति द्वारा स्थापित की गई थी। उसके बाद अमूमन ये होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति नौकरी से निकाले जाने चाहिए थी, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए थी और उनको जेल जाना चाहिए था। लेकिन सिर्फ इनको पहले उस समय भी चिकित्सा अधीक्षक थे, चिकित्सा अधीक्षक के पद से हटाया गया और फिर ब्लड बैंक के इंचार्ज से, लेकिन ये तो पद से सिर्फ हटाना, लेकिन कानूनी कार्रवाई इनके विरुद्ध नहीं हुई, इसलिए इनका मन बढ़ा रहा और ये अपने भ्रष्टाचारी गठबंधन से पुनः जो है पहले फिर से कुछ महीनों के बाद इमरजेंसी के इंचार्ज बन गए। वहाँ उन्होंने फिर नर्सिंग स्टाफ को थप्पड़ मार दिया। उसके बाद बवाल मचा, इनको हटाने की बात करने लगी, तो फिर इनका और प्रमोशन हो गया। तब तक कोविड आ गया था और कोविड के नोडल ऑफिसर बना दिए गए, यानी प्रमोशन पाया। और कोविड में बहुत सारे खरीद जो थी होनी थी, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर और इस सब में करोड़ों की खरीद हुई, जिसमें भी घोर अनियमितता इनके ऊपर आरोप लगे। और अक्षम अधिकारी है ही है, तो उसमें कई सारे मरीज जो है उनके इलाज नहीं हुए, उसमें बवाल हुआ, लोग कूद गए और उससे फिर बवाल मचा। तो इनकी अक्षमता और भ्रष्टाचार दोनों सामने जब आई तो पुनः इनको जो इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, इनको जेल जाना चाहिए, तो इनको उसके बदले पारितोषिक मिला। ये इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के सबसे बड़े ओहदे पर फिर से काबिज करके और फिर से ये मेडिकल सुप्रीडेंट बन गए 6 मई 2021 को। और तब से ये लगातार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चिकित्सा अधीक्षक बने हुए हैं। और अगर आप देखेंगे कि कुलपति महोदय का ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकाल 3 सालों का होता है, डीन महोदय का भी ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकाल 3 सालों का होता है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, मेरा भी कार्यकाल ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का है। एक भ्रष्टाचारी जो चिकित्सा अधीक्षक है, जिसको जेल में होना चाहिए था, जिसको वास्तव में चक्की पीसिंग में जाना चाहिए था, वो अपराधी व्यक्ति 3 साल 5 मई 6 मई को उनका पूरा कार्यकाल 3 साल का भी खत्म हो गया, जबकि तत्कालिक नियुक्ति थी वो, और उसके बाद भी चिपका हुआ है। इससे सीधे मुल्क विषय पे हम आते हैं कि जिस बेड की डिमांड आप कर रहे हैं, इसके बारे में आपने इसके पहले भी डिमांड किया था और वाराणसी के सीएमओ ने यहाँ पे आकर एक जांच करी। उस जांच के बाद ये उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दिया और आपकी डिमांड को उन्होंने नहीं माना। हम सीधे तौर पे आपसे जानना चाहेंगे कि ये बेड का पूरा मामला क्या है और इसमें आपको कामयाबी क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि ओम शंकर अपने सोने के लिए बेड नहीं मांग रहे हैं। ओम शंकर जो पूर्वांचल से, बिहार से या यूँ कहें कि पूरे उत्तर प्रदेश से जो मरीज आ रहे हैं उनके लिए आप मांग रहे हैं, ये मांग मानी क्यों नहीं जा रही? क्योंकि तो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस है और इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने एम्स के समतुल्य दर्जा दे दिया एम्स के, तो ऐसी डिमांड को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? सबसे पहले तो हम लोग यहीं से नहीं बल्कि लगातार हम लोग 15 सालों से स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार और हर 3 से 5 करोड़ आबादी पर एम्स, केंद्र और राज्य की बजट 10% स्वास्थ्य पर होना चाहिए और प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर को मजबूत करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, मेडिकल कॉलेज जो सरकारी अस्पताल है उसको
मेडिकल कॉलेज है, उसको एम्स लाइक इंस्टीट्यूट है, ये सब हमारी पहले मांग रही है। और ये मांग के तहत ही बनारस में बीएचयू से अलग एक एम्स की मांग पहले भी थी। और आज 10 साल से ज़्यादा समय बीत गया प्रधानमंत्री जी को, लेकिन आज तक ये मांग पूरी नहीं हुई। वो मांग भी बेड को लेकर ही थी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जितने भी अस्पताल लोग इलाज के लिए आते हैं उसमें बेड की कमी थी, और उस बेड को दूर करने के लिए ही 2000 बेड का अलग से अस्पताल की हमने मांग की थी, जो शहंशाहपुर में अभी भी वो मांग जारी है। अभी भी प्रधानमंत्री जी से यही मांग है कि वो बनाया जाए। अगर वो नहीं बनाएंगे, अगर बनाए होते तो आज मुझे फिर से शायद ये आमरण अनशन नहीं करना पड़ता। तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी बात, जो आज से जब ये आखिरी बजट प्रधानमंत्री जी शुरू कर रहे थे, तो हार्ट की बीमारी जो है आज भयंकर महामारी की तरह हमारे देश में फैला। ये कोविड से ज़्यादा खतरनाक महामारी है, और इसीलिए हमने कहा था, उस समय लिखा भी था कि 2-3 चीज़ें हृदय से संबंधित प्रधानमंत्री से करने के लिए बजट से पहले कहा था कि पूरे देश में कम से कम 50 डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर बनवाइए, जिसमें से एक यहाँ पे बनारस में बनना चाहिए। और उस डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर में 250 से ज़्यादा जो है बेड्स होने चाहिए, ये हमने उसमें लिखा था। और उसके बाद एक जो दवाई होती है जिसे खून का थक्का घुलता है, उसकी कीमत आज 40,000 से 50,000 है, उसको 1,500, 1,000, 1,500 के अंदर लाने के लिए लिखा था। चूँकि ये जान बचाने के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण इंजेक्शन है, लेकिन इन संबंध में कोई पहले कार्रवाई नहीं की जा सकी। इसके बाद जो एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, उसी कड़ी में यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी विभाग का निर्माण हुआ। पहले हृदय विभाग के पास 47 बेड थे जो पुराने भवन एसएस हॉस्पिटल में थे, और उसको सप्लीमेंट करने के लिए नए भवन बने जिसको सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक कहा गया। पहले पुराने ब्लॉक में 47 बेड थे और उसमें 41 बेड और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को दिए गए, यानी कुल मिलाकर टोटल 88 बेड्स हृदय विभाग को मिलने चाहिए और दिया गया था। लेकिन जब ये अपराधी चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर के गुप्ता जी फिर से ये चिकित्सा अधीक्षक बने, तो मैंने जो ब्लड बैंक में उसको हटवाए थे पहले उनके भ्रष्टाचार के लिए, वो खुन्नस मुझसे निकालने की बजाय आम जनता से निकालने लगे। वो अगर उनको कोई व्यक्तिगत मुझसे कोई थी असहमति, तो मेरे ऊपर जो भी उनको करना था वो करना था, लेकिन हृदय रोगियों से, बेचारे गरीब मरीजों से, उनका बिस्तरा जबरन ताला लगाकर बंद करने से, कैथ लैब को बंद करने से, ये सब जो किसी दूसरे विभाग से करवा के न्यूसेंस क्रिएट कर, मतलब जितने टाइप के न्यूसेंस आप सोच सकते हैं, वो हर निचले स्तर पर जाके इन्होंने इस आसपास के हृदय रोगियों की जान लेने के लिए जितनी भी कोशिश हो सकती है सब की। और इसकी वजह से उन्होंने कहा कि आपको अब 47 के बदले 41 बेड मिलेगा, यानी आपको 47 घटा दिया, उन्होंने बेड को घटा दिया। जी हाँ, उनका कहना है कि 47 अब आप दे दीजिए और तब मैं 41 दूंगा। 2 साल तक यही लड़ाई लड़ते रहे। और जो महोदय को आपने कहा था, ये जो आए थे CMS, जो वो इनके ही मित्र थे, ये मित्र मंडली है, और ये मित्र मंडली ने मिलकर कहा कि डॉक्टर ओम शंकर जो है वो हृदय रोगियों के लिए जो बेड मांग रहे हैं वो गलत है, ये समाज विरोधी है। आप बताइए, लोग मरीज जो है बिना बेड के मर रहे हैं, वो आदमी ऐसे एक बीच में आपको कट करूंगा मैं कि इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंस्टेंट के नाम पर जिस ढंग की कमीशन खोरी हुआ करती थी, आपके प्रयास से, माननीय प्रधानमंत्री जी के पहल से आज वो इंस्टेंट हमको लगता है 30,000 में शायद मिलना शुरू हो गया। ये आपकी दिन है। आपने कई बार जुलूस निकाला, PMO के कार्यालय तक गए एम्स की मांग के लिए, उसके भी हम लोग गवाह हैं। यानी आपकी लड़ाई इतनी बड़ी थी, इस लड़ाई को आप कुछ हद तक तो कामयाब हुए हैं कि एक तो इंस्टेंट का खेल काफ़ी हद तक आपने कम कराया, और एक तो चिकित्सक के खिलाफ आपके हृदय विभाग में उसमें मुकदमा भी कायम हुआ था लंका थाने में। तो इस लड़ाई में प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ ध्यान दिए हैं।
अभी क्यों इतनी आपकी लड़ाई क्यों कमजोर पड़ रही है? प्रधानमंत्री जब इतना ध्यान दिए, एम्स के समतुल्य दर्जा देने के लिए बजट भी आ गया, उस बजट का क्या हुआ? एम्स और एम्स के समतुल्य में बहुत फ़र्क होता है। एम्स का बजट जहाँ 1,500 से 2,000 करोड़ जो है वो एनुअली होता है, आपके यहाँ 150 से 200, तो मतलब 10-15 गुने उसमें बजट का फ़र्क है। और ये रिकरिंग ग्रांट नहीं होता है। जब समतुल्य कहते हैं तो वो एक बार जैसे आपको 500,000 करोड़ दे दिए, लेकिन एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन को ऐसा होता है। एम्स में रिकरिंग जो है 1,500 से 2,000 करोड़ हर साल आपको मिलता है, क्योंकि जो एम्स होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आता है और हमारा जो इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंदर आता है। तो डॉक्टर साहब, सवाल तो ये, अगर मान लीजिए अगर इसको एम्स के दे दिया जाएगा तो ये बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हाथ से निकल जाएगा, जैसे आईआईटी निकल गया। तो अगर इसको समतुल्य बनाएगा, ये तो काशी महामना का जो सोच है, जो उनकी बगिया है, उसको बचाने की कोशिश है, और प्रधानमंत्री जी ने शायद इसी सोच के साथ ऐसा किया होगा। नहीं, मैं बीच में ही आपने काट दिया। मेरा ये कहना था कि एम्स लाइक जो इंस्टीट्यूशन आपने दिया वो ठीक है, लेकिन उसके लिए कोई असहमति नहीं है, लेकिन इसीलिए हमारी मांग थी कि एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन बीएचयू के अंदर आप बना दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एम्स इससे बाहर बनाना है, क्योंकि वो जो बेड की कमी है वो इससे दूर नहीं होगी। एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन यहाँ बनना है और एम्स जो है वो बाहर बनना है। वो जो आपको बताया कि बेड भी, अब वहाँ पर जगह भी खाली है, आपकी ज़मीनें भी है और सरकार के अधीन है। कहाँ पे वो जगह कहाँ? आपको बताया था ना कि बाहर जब आप यहाँ से मिर्ज़ापुर के तरफ में जाएंगे तो वो सब्जी अनुसंधान केंद्र है, उसके बगल में सरकारी ज़मीनें हैं। वहाँ पर जो है जगह है जहाँ पर सरकार के अधीन 600-700 एकड़ ज़मीन है, और उसमें से कुछ ज़मीनों पर इस तरह के स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण चीज़ों को अगर आप ध्यान दे के एम्स बनवा देते, 10 साल समय बहुत होता है आपके कार्यकाल के लिए। ये बहुत ही छोटी, एक प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत छोटी बात थी। तो ये बात है। उसके बाद आप कह रहे थे ना कि कहाँ कमज़ोर पड़ रही है, और ऐसा नहीं है कि जो आपको बताया कि हम लोगों ने जो मतलब स्टैंड के दाम कम करवाए, जो कहते हैं ना कि चोर से बड़ा ताला नहीं होता है, तो चोरों ने उसका भी काट निकाल लिया, और उस चोर मौसेरा भाई जो है चिकित्सा अधीक्षक, इनकी गठबंधन है उसके साथ। वो क्या कर रहे हैं, तो पहले जिसके लिए एक स्टैंड लगाते थे अब उसी के लिए 3 स्टैंड लगा देते हैं। मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि जिन मरीजों को एक स्टैंड की आवश्यकता है, अब वहाँ 3-3 स्टैंड लग रहे हैं, तो ये तो पूरी डकैती हो रही है। ये तो मैं कितने बार कह चुका हूँ। और ऐसे कितने मरीजों को आप चिन्हित कर चुके जिनके साथ ऐसा खेल हुआ है? ये अक्सर हर मरीजों के साथ इस तरह का खेल चल रहा है। यानी आप खुल के ये बोलना चाहते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हृदय रोग विभाग में डॉक्टर ओम शंकर के अलावा जितने भी चिकित्सक हैं, अगर मरीज को एक स्टेंट की आवश्यकता अगर है तो उसको 3-3 स्टेंट लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल सब नहीं, उसमें से खास चिकित्सक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र जैन जी हैं, ये उनकी कारगुजारी है। जहां उनको एक बड़े स्टेंट से उसका इलाज हो सकता है, वहां वो 2-3 छोटे स्टेंट लगाएंगे। उस स्टेंट से जब मैं इलाज करता हूं तो 12,000 वाले स्टेंट लगा देता हूं, 30 नहीं 12,000 के भी स्टेंट। अगर उनसे कोई चिकित्सा कराएगा तो कितना खर्च आएगा, और आपसे चिकित्सा कराएगा तो कितना खर्च आएगा? मेरे से अगर कराएंगे तो वो 25,000 से 35,000 तक खर्च आएगा एक स्टेंट लगाने के, और उनसे आएगा तो मिनिमम 1 लाख से 1.5 लाख खर्च आएगा। उसमें कमीशन कितना होता है? ये तो उनको पता होगा, क्योंकि मैं ना लेता हूं, लेकिन डेफिनेटली इसमें इरेगुलरिटी है। उसमें ना सिर्फ यही वही उसमें एक गुनाहगार है, उसके साथ चिकित्सा अधीक्षक का भी 60 गांठ है। उसके साथ जो अमृत फार्मेसी, जो अमृत मिशन सरकार की थी, उनके लोगों की भी उसमें मिली भगत है। जहाँ की वो क्या करते हैं, अमृत मिशन क्या था कि कम खर्च पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, लेकिन इस खेल में ये जो सब मिल के खेल रहे, अमृत के मैनेजर और ये चिकित्सा अधीक्षक जो भ्रष्टाचारी चिकित्सा अधीक्षक और प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र जैन जी, ये ज़्यादा खर्च में घटिया स्टेंट लगाते हैं।
यानी हम जो 12,000 का 14,000 का स्टेंट लगाते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर मानक पर खड़ा है। ये जो लगाते हैं वो इंडियन मानक पर सिर्फ खड़ा है। और हृदय हम चूंकि कंपनी की बात करें, जैसे आप किस कंपनी का स्टेंट लगाते हैं और डॉक्टर धर्मेंद्र जैन किस कंपनी का स्टेंट लगाते हैं, और एक मान लीजिए एक मरीज को अगर तय करना हो कि हमें कौन सा स्टेंट लगाना, तो वो कैसे समझ पाएगा? देखिए, कंपनी कोई स्पेसिफिक नाम लेना उचित नहीं रहेगा, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि उसके मानक होते हैं। जैसे अमेरिकन स्टैंड FDA अप्रूव होता है, यूरोपियन स्टैंड जो होता है वो CE मार्क अप्रूव होता है, और इंडियन स्टैंड जो है अपना सिर्फ वो इंडियन स्टैंड लगाते हैं, और वो क्वालिटी के मानक उतने स्टैंडर्ड नहीं होते जितना कि अमेरिकन और यूरोपियन स्टैंडर्ड होते हैं। तो हम लोग कम खर्च 12,000 14,000 में अमेरिकन स्टैंडर्ड के स्टैंड लगाते हैं, वो इंडियन स्टैंडर्ड लगाते हैं 36,000 से 40,000 में, और हम एक स्टैंड से जिसका काम कर देते हैं उसी में 2 या 3 लगाते हैं कि उसी हिसाब से जो यहाँ तो गई, जैसे ना कैसे पकड़ इससे घुमा के जो है ना कैसे कैसे उसको फिर से ले लेना है। अब और इसमें वो मदद करते, मैंने इसके विरुद्ध भी कंप्लेन किया, और ये खुलेआम चिकित्सा अधीक्षक ये आदेश दिए कि ये हृदय विभाग का नहीं, मतलब हृदय विभाग में जो हो रही अनियमितता है उसको हृदय विभाग नहीं दिखेगा, इसको चिकित्सा अधीक्षक देखेगा कि बड़ा सही हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। लिखते नहीं दिया, मतलब इस तरह का आप समझिए अपराधी व्यक्ति है। तो बाद में ये सब के लिए असली जो बेड वाली समस्या है, अब हम लोग उस पर बात करते हैं। और वो बात ये है कि जब ये मसला चलता रहा बेड का, तो अगस्त महीने में पिछले साल 2023 में जो बाहर के लोग आए थे जांच के लिए, जो बताया कि इनके ये डॉक्टर धर्मेंद्र जैन के ही ग्रुप के ये तीनों थे, CMO, जिसमें CMO है, CMO और ये भ्रष्टाचारी चिकित्सा अधीक्षक और डॉक्टर धर्मेंद्र जैन, ये तीनों का एक साठगांठ था। और इसलिए वो ऐसा नॉनसेंस रिपोर्ट दिए थे कि डॉक्टर ओम शंकर बेड मांग के मतलब समाज विरोधी काम करे। अब बताइए, कोई मानसिक रोगी ही ऐसा कह सकता है ना कि आज मैं आमरण अनशन कर रहा हूँ कि मरीज को बेड बढ़ा देता, तो समाज विरोधी काम कर रहा है। तो कोई समाज का एक भी आदमी कहेगा कौन समाज विरोधी है? आप कह रहे ना, मरीज आ रहे हैं, बेड नहीं मिल रहा है, लोग जाने जा रहे हैं, आप कह रहे समाज विरोधी काम कर रहे हैं। मानसिक लेवल से भी आप कितने नीचे हैं, कितने गिरे हुए हैं, कैसे CMO बने आप? ये इस लेवल का आप CMS बने हो? हम ये जानना चाहते हैं कि ये प्रधान ने एक सवाल पहले इस पे आ जाने दीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस है, यहाँ 3 मंत्री हैं, सभी विधानसभा के सरकार के विधायक हैं, मेयर यहाँ है, तो इन लोगों से किसी से आपकी बातचीत हुई क्या इस विषय में? बातचीत तो नहीं हुई ऐसे। मैं प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में हमेशा अपनी जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं, चूँकि प्रधानमंत्री जी हमारे गार्जियन हैं, देश के भी गार्जियन हैं, और तो हमारी जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं तो PMO कार्यालय में मैं रिटर्न तौर पे कंप्लेन के तौर पर लिख देता हूँ। और इस बीच में प्रधानमंत्री जी कई बार बनारस आए। उसके लिए मैंने बोला कि चुनाव से मतलब लास्ट बजट से पहले जो 4-6 महीना पहले आए थे, उसमें भी मैं बार बार इस मुद्दे को उठाता रहा। तो असली बात उसके बाद क्या हुई, CMS के भी रिपोर्ट के बाद जो वैसे नॉनसेंस रिपोर्ट उन्होंने दी, तो मैंने फिर से यहाँ के डायरेक्टर महोदय को बताया कि रिपोर्ट गलत है और ये बाइस्ड व्यक्ति है और दिनों का एक सिंडिकेट है। तो उन्होंने यहाँ पे जो थे उस समय डीन रिसर्च थे, डीन रिसर्च साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी अगस्त में बनाई, और वो 2 महीने तक उन्होंने अपने जांच करी, और जांच के बाद जो वो रिपोर्ट अक्टूबर 2023 में सबमिट कर दी। उसमें मैं भी एक मेंबर था, और उसमें चिकित्सा अधीक्षक के रिप्रेजेंटेटिव भी एक मेंबर थे। चिकित्सा अधीक्षक के पास 47 बेड के बदले 41 बेड करने के लिए जितने भी आर्गुमेंट थे वो सब उन्होंने दिए, और मैंने भी उनको काटने के लिए सारे आर्गुमेंट दिए। चूँकि जो अध्यक्ष होते कमेटी वो एक डॉक्टर हैं, वो मेरे और उनके आर्गुमेंट और ज़रूरतों के हिसाब से वो समझने में सक्षम होते हैं, और उन्होंने समझा और समिति ने बहुमत से ये निर्णय लिया कि हृदय विभाग के लिए डॉक्टर ओम शंकर द्वारा जो आर्गुमेंट किए जा रहे हैं वो जेन्युइन और जायज़ है, और जो 47 से 41 बेड करने वाली जो एक अपराधी चिकित्सा अधीक्षक की जो दलीलें हैं वो बेहूदी और बकवास है।
क्योंकि अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो है उसमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक चीज़ें होती है कि आपको जो मेडिकल एजुकेशन है, क्योंकि टीचिंग और रिसर्च और पेशेंट केयर तीन चीज़ें इसका काम है। टीचिंग और रिसर्च के लिए रिकॉग्निशन की आवश्यकता होती है, उसमें एनएमसी रिकॉग्निशन की ज़रूरत होती है जिसमें मिनिमम बेड्स की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर इस देश में हर तीसरा व्यक्ति हृदय रोग से जिनकी मौतें हो रही है, तो अगर कोई 2500-2600 बेड का अस्पताल है, उस बेड का हर तीसरा बेड भी हृदय की बीमारियों के संबंधित, क्योंकि एक तो मिनिमम क्वालिफिकेशन हुआ जिसकी वजह से आपको एनएमसी रिकॉग्निशन पढ़ने पढ़ाने के लिए मिलेगा, लेकिन पेशेंट केयर भी तो आपकी जिम्मेदारी है। वो बेड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है, जैसे आपको बताऊं कि आई विभाग में आप देखेंगे तो उनके रिकॉग्निशन के लिए 10 बेड की आवश्यकता है, लेकिन उनके पास 100 बेड है। ऑप्स गायनी में मेडिकल रिकॉग्निशन के लिए सिर्फ 50 बेड की आवश्यकता है, उनको इन्होंने बढ़ाकर 149 बेड कर दिया है। उसी तरह अगर आप सर्जरी विभाग को देखें तो उनके रिकॉग्निशन के लिए 100 बेड की आवश्यकता है, इन्होंने बढ़ाकर उनको 162 बेड दे दिए। मेडिसिन विभाग के रिकॉग्निशन के लिए 100 बेड चाहिए, उनको बढ़ा के 179 बेड दे दिए। और हृदय रोग के लिए जो 3 यूनिट है उसके रिकॉग्निशन के लिए 90 बेड चाहिए, तो उसको घटा के वो कह रहे हैं कि 47 से भी 41 कर लीजिए। तो ये कोई मानसिक रोगी ही कर सकता है, विकृत दिमाग का जो अपराधी है, जो पिछले मैंने उनके चरित्र आपको बताया कि ब्लड बैंक से लेकर खून के सौदागर और कोविड के ये में जितने भी इरेगुलरिटी और तो ये स्टेंट और इसके साथ अलग अलग विभागों में जो कुछ ऐसे गलत लोग हैं उसके साथ साठगांठ कर पैसे उगाही, इस तरह के जो नीचे स्तर का जो कार्य करने वाला व्यक्ति ही इस तरह की नीची सोच रख सकता है। लगातार मैं लिख रहा हूँ, मेरी ओपीडी जब 47 बेड की थी, अब हृदय विभाग जब के पास 47 बेड थे, उस समय हमारे यहाँ ओपीडी 1 महीने की 400 की होती थी। आज हर दिन की ओपीडी 300 से 400 की होती है, यानी कि 25 से 30 गुने पेशेंट बढ़ गए। तो बेड कम से कम 15 गुने तो बढ़नी चाहिए थी किसी भी मानक पर अगर आप देखें। और कोविड पोस्ट कोविड काल में तो लोग ऐसे मर रहे हैं जैसे मतलब चलते फिरते कि कोई कहीं पर भी कोई गाड़ी चलाते, कोई चलते, कोई गाते, कोई नाचते, कोई कौन बच्ची कौन बच्चा कितना उम्र, सब बैरियर को तोड़ के खत्म कर दिया इन्होंने। ऐसे कंडीशन में भी एक मानसिक विकृत रूप से ही अपनी खुन्नस निकालने के लिए ओम शंकर, अरे मरीज से क्या खुन्नस है आपको, मुझसे खुन्नस निकालो ना, मरीजों से क्यों खुन्नस निकाल रहे हो। उसके जान का दुश्मन बना बैठा है। इसकी वजह से 41 बेड पर लगातार उन्होंने पिछले 2-2.5 सालों से ताला लगा कर रखा, जिसकी वजह से कम 35,000 से ज़्यादा लोगों को बेड खाली रहते हुए बेड नहीं मिले और हज़ारों लोगों की जानें चली गई। और इसी के लिए जो कमेटी का रिकमेंडेशन हुआ था कि जो अब वो जो समिति थी बहुमत से, उनका निर्णय क्या था कि अब हृदय विभाग जो है अलग अलग जगहों पर नहीं चलकर, यानी कि एसएस हॉस्पिटल में आधा और कुछ बेड नई बिल्डिंग में आधा, तो ऐसा नहीं चलकर संपूर्ण जो हृदय विभाग है वो नए भवन में ही शिफ्ट करेगा, क्योंकि एक सुपर स्पेशलिटी विभाग है ये। और उनके लिए वहाँ चलने के लिए ये बेड जो यहाँ छोड़ेंगे, यानी 47 बेड जो यहाँ छोड़ेंगे, उनको एडिशनली 47 बेड वहाँ दिया जाएगा, यानी कि चौथा तल्ला संपूर्ण जो है हृदय विभाग को दे दिया जाएगा, जिसमें लगभग 90 बेड है। तो इससे हृदय विभाग की जो आवश्यकता है रिकॉग्निशन के लिए भी और मिनिमम योग्यता की जो अर्हता है पूरी हो जाएगी, और हृदय विभाग यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर जाएंगे और पुराने भवन में इसको छोड़ देना पड़ेगा। और आधा 5वां तल्ला दिया जाएगा जहाँ की एकेडमिक्स और जो उनके कैथ लैब वगैरह है, ऑपरेशन थिएटर है, उनका निर्माण होगा। और यही रिजोल्यूशन जो है कमेटी के रिजोल्यूशन इनको फॉलो करना था, जो अक्टूबर के पहले हफ्ते में आ गए थे। लेकिन उसके बाद फिर 5 महीने बीत गए। मैंने उस बीच में 20 पत्र लिखे डायरेक्टर साहब को, वाइस चांसलर साहब को, ये अपराधी चिकित्सा अधीक्षक को, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी इस पर। तो अंत में हम मार्च महीने में पहले हफ्ते में आमरण अनशन के लिए एक चेतावनी दी थी। तब हमारी डीन और डायरेक्टर साहब से फिर भी कई राउंड की वार्ता हुई और ये निर्णय हुआ कि जो कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी उसको अक्षरशः लागू किया जाए।
और उसी के अनुसार हृदय विभाग को संपूर्ण चौथा तल्ला और आधा पांचवा तल्ला बेड दिए जाए। इसका एग्रीमेंट जो है वो 8 मार्च 2024 को रिटन तौर पर मुझे प्राप्त हो गया वहाँ पर मीटिंग के बाद, और मुझे कहा गया अब आप आमरण अनशन नहीं करें। तो मैं सहमत हो गया कि अब जब चूंकि बेड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये भी समझना होगा कि उसका अधिकार किसके पास है। जो निदेशक महोदय होते हैं वो पॉलिसी एंड हॉस्पिटल के पॉलिसी एंड प्लानिंग जो कमेटी होती है उसको हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं, उसके वो चेयरमैन होते हैं। और इंस्टीट्यूट के लेवल पर पॉलिसी एंड प्लानिंग जो कमेटी होती है उसके भी चेयरमैन होते हैं। यानी बेड डिस्ट्रीब्यूशन किसको कितना मिलना चाहिए इसका अधिकार जो है निदेशक महोदय के पास होता है, और चिकित्सा अधीक्षक जो है उनके नीचे के अधिकारी हैं, उसको बेड डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार ही नहीं है। उन्होंने क्या किया कि जब निदेशक महोदय ने इमीडिएट इफेक्ट यानी 9 मार्च से जो आदेश दिए थे चिकित्सा अधीक्षक को लागू करने के लिए, उन्होंने वो आदेश मानने से इनकार कर दिया। और उन्होंने न सिर्फ मानने से इनकार कर दिया बल्कि हमारे जो बेड थे जो हृदय विभाग को आवंटित थे, जिसकी लड़ाई 2-2.5 सालों से लड़ रहे थे, वो बेड किसी और विभाग को दे दिए। यानी बेड डिस्ट्रीब्यूशन का जो अधिकार नहीं है वो कर दिया, अपने सीनियर के जो आदेश है उसकी अवहेलना की। इस तरह का खुलेआम आपराधिक कुकृत्य, और ये सब ऐसे संभव नहीं हो पाया क्योंकि इनको संरक्षण प्राप्त था कुलपति महोदय का, और कुलपति महोदय और इनका एक भ्रष्टाचारी गठबंधन है, और उस गठबंधन के तहत जो वर्तमान कुलपति श्री जैन साहब, बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अगर इनके साथ गठबंधन नहीं होता तो ये महोदय जो हम लोग बताए कि पुरानी आंदोलन के बाद जो बनारस यूनिवर्सिटी को एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन के दर्जा दिया तो उसमें मरीजों की सेवाओं का विस्तार होना था, लेकिन उल्टे मरीजों को जो खाना मिलता था वो भी ये भ्रष्टाचारी चिकित्सा अधीक्षक ने बंद करवा दिया। उसके बाद जो पैसे मिले थे मरीजों की भलाई के लिए, उनके स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए, उनकी दवाइयों के लिए, उनका इस्तेमाल गलत तरीके से इन्होंने फर्श पे जो पहले से मार्बल्स लगे हुए थे उसके ऊपर ग्रेनाइट लगा के करा। अब बताइए पूरे दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा, कोई कह सकता है कि मार्बल्स के ऊपर अगर खराब दिख रहा है तो उसकी पॉलिशिंग होती है, ना कि उस पर ग्रेनाइट लगा जाती है। चूंकि उसको व्यक्तिगत किकबैक मिले इसलिए वो इतना घिनौना काम किया और सरकारी धन का दुरुपयोग किया अपने व्यक्तिगत लाभ कमाने के लिए। इसमें चिकित्सा अधीक्षक को कुलपति महोदय का सहयोग प्राप्त था। उसके बाद वो यही नहीं रुके बल्कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है जिसमें कि जांच केंद्र थे, CCI लैब जिसको कहते हैं, जहाँ पर कि कम दाम में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती थी, जांचें होती थी, उसको उन्होंने अपने किसी मित्र कंपनी को दे दिया। वो कंपनी क्या है जो कई सारे स्टेट पे PO-CITY नाम की कंपनी है जो ब्लैक लिस्टेड है, और उस कंपनी को न सिर्फ उन्होंने उसको दे दिया बल्कि उसके टेंडरिंग प्रोसेस में पूरी की पूरी इरेगुलरिटी बरती गई। उसमें सिंगल टेंडर था, सिंगल एडवर्टीजमेंट में उनको दे दिया गया और मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाकर रेस्ट्रिक्टिव जो है एडवर्टीजमेंट किया गया। और वो जो कंपनी है आज हर मरीज को किडनी खराब बता देता है उसको। ये कौन सी कंपनी है और कहाँ पे उसका लैब है? ये लैब यहीं पर जो CCI लैब है उसके बल जहाँ हम लोग बैठे हैं इसी के पीछे वो लैब है। उसको पूरा स्पेस दे दिया गया है, 2-3 तल्ले का वो स्पेस जो है हमारे यहाँ के स्पेस यूज़ कर रहे हैं, घटिया जांचें कर रहे हैं जिस पर ना तो मरीजों को भरोसा है ना चिकित्सकों को भरोसा हो रहा है। अपने कम खर्च में बेहतर, और इन पर दाम भी प्राइवेट बढ़ाकर प्राइवेट जो जांच केंद्र है उसके बराबर कर दिया। मतलब पहले लोग जो है अपने लोग पहले जो डॉक्टर अपने लोग बस जो बाहर जांचें करवाने को भेजते थे, अब वो बाहरी जांच को ही अंदर घुसा लिए हैं कि अब बाहर भेजने को जरूरत, सारा खेल अंदर ही हो जाएगा, सब अंदर ही सेटिंग हो जाएगा। तो ये जो इस तरह का जो गोरख धंधा है ये सब कुलपति महोदय के देखरेख में हो रहा है। और इनको जो अपराधी चिकित्सा अधीक्षक है इनको लगातार मैंने कुलपति महोदय को कहा कि हाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके हमने सबूत दिए और उसको बोला उनके विरुद्ध कार्रवाई करें, इसको नौकरी से हटाए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। लगातार मेरे पत्र 2 साल से ज़्यादा, मतलब 20 पत्र लिखे, एक नहीं लिखे। यही कहता है कि ये साबित करता है कुलपति महोदय भ्रष्टाचारियों के संरक्षक हैं। और वो आपसे सीधी मुलाकात कुलपति महोदय की कभी हुई कि नहीं? सीधी मुलाकात के लिए तो आज तक मैं मतलब कोशिश करता रह गया कि काश मतलब एक ये महामना का इंस्टीट्यूट है
और जहाँ के दूसरे कुलपति महामना थे और उसी कुर्सी पर ये भी बैठे हैं, वो जाकर अगर छात्रों की समस्या होती थी हॉस्टल में जाके पूछते थे, बेटा तुमको साथ तुमको क्या दिक्कत है। ये कुलपति महोदय हैं, ये किसी से मिलते ही नहीं। इनके 5-7 जो है खास हैं, जैसे जितने भी अपराधी कृष्ण टाइप के लोग हैं उन्हीं के साथ वो मिलते हैं, उन्हीं से नीतियाँ बनाते हैं और उन्होंने एक पूरा प्राइवेट सेटअप बना लिया। जैसे आज तक उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सारे नियम कायदे कानूनों के उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी है। उन्होंने बिना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लगातार इरेगुलर जो है बहालियाँ किया और बहाली के लिए जो सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपया दिया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बेहतर इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, उस धन का इन्होंने दुरुपयोग किया है और नियुक्तियाँ की है बिना वैधानिक तौर पर। कितनी नियुक्तियां इन्होंने किया नए कुलपति महोदय ने? सैकड़ों नियुक्तियां की और वो बिना पद के, मतलब अगर बीएचयू एक्ट और इंस्टीट्यूट में वैसे पद का कोई विवरण नहीं है। एकेडमिक अधिकारी, ये अधिकारी, वो अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव, कुछ फालतू बकवास, और जिसको कोई कहते हैं एडवाइजर जैसे करे कहीं का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो, उसको एडवाइजर की आवश्यकता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इतने पढ़े लिखे ज्ञानी आदमी, एक खोजेगा 50 एडवाइजर मिलेगा। बनारस में तो ऐसे ही बहुत एडवाइजर है लोग। तो कुल मिला के डॉक्टर साहब, हम अगर लब्बो लुबाब ये कहें कि ये आमरण अनशन आपका कब तक चलेगा, और आपकी अभी 6वां दिन आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, तो क्या काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रशासनिक तौर से आपको कि इसके लिए आमरण अनशन रोकने के लिए कुछ कहा गया या कोई आपसे संपर्क किया क्या? व्यक्तिगत तौर पर जब मैं आमरण अनशन बैठने के लिए जा रहा था, तब हमारे जो सिक्योरिटी के चीफ अधिकारी हैं वो आए थे और डायरेक्टर महोदय हमारे घर पे आए थे। और उसके बाद बीच में तो कोई मिलने नहीं आए, लेकिन आज शाम को एक मुझे पत्र प्राप्त हुआ जिसमें ये लिखा था कि आप जो बार बार अपनी समस्याओं को उठाया है उसके प्रति प्रशासन गंभीर है और हम उस पर चिंतन कर रहे हैं। और मुझे नहीं पता कब तक वो चिंतन करेंगे। उस समय उस पत्र पर किसका हस्ताक्षर है? वो डायरेक्टर साहब का उस पर हस्ताक्षर है और डायरेक्टर साहब के द्वारा भेजा गया पत्र है। जब एक कमेटी ने निर्णय कर दिया है कि 4थे तल का पूरा बेड और 5वें तल का आधा, यही आपका कहना, वो मिलना था, तो वो तभी मिला नहीं, तो अब कौन सा वो मनन और चिंतन हो रहा है, ये बताइए। ये तो आप जैसे एक मतलब आम जनता भी इस छोटी सी बात को समझ गए। मुझे दुख है कि यही बात इतने दिनों से, 2 साल से ज़्यादा समय से मैं इन अधिकारियों को समझा रहा हूँ। न सिर्फ कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया, बल्कि खुद निदेशक महोदय ने अपने सिग्नेचर से डीन साहब के साथ सिग्नेचर करके मुझे वो आधिकारिक पत्र दिए कि ये निर्णय है कि संपूर्ण 4था तल्ला और आधा 5वां तल्ला हृदय विभाग को मिलेगा। और इस तो मेरी जो अभी मांग है वो है, सबसे पहले जो अपराधी चिकित्सा अधीक्षक है उसको तुरंत प्रभाव से, जिनका 3 साल का कार्यकाल भी खत्म हो चुका है, जबकि वो एक मतलब कुछ क्षणिक उनकी नियुक्ति थी, तो उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। हटाने के बाद उनको बर्खास्त किए जाए, उनके विरुद्ध जांच कमेटी बिठाई जाए, उनके अंदर एसआईटी की जांच हो और उनके द्वारा किए गए अभी तक के कार्यकाल में भ्रष्टाचार की जांच हो, और जांच करने के बाद ये सीधे जेल के अंदर ठूस दिए जाए, जो इस जन्म में क्यों नहीं बल्कि अगले 4-5 जन्म तक वो जेल के अंदर ही सड़ते रहे, क्योंकि उन्होंने हजारों बेगुनाहों की जानें ली हैं, सामूहिक नरसंहार करवाया है। उस सब के गुनाह की सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे गलत व्यक्ति को, ताकि हर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसी जुर्रत करने की कोशिश ना की। और दूसरी बात यह है कि जो निदेशक महोदय ने जो डीन साहब के साथ कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से जो हृदय बेड संपूर्ण 4था तल्ला और आधा 5वां तल्ला जो हृदय विभाग को मिलना था, वो तुरंत प्रभाव से दिया जाए। इसमें ऐसी कोई मेरी मांग है जो बहुत बुरी हो और जिसे माना ना जा सकता हो। बेड खाली है, बेड है, और सिर्फ अधिकार आदेशों को पालन करने की बात करो, जिसके कि आधिकारिक उन्होंने अपने जो गरिमामयी पद है आपके ऊपर के जो निदेशक महोदय, उनका अपमान किया है, आपने उस पद का अपमान किया, उनके आदेशों का अपमान किया, अवहेलना किया, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम शंकर, जिनकी केवल एक डिमांड है कि मरीजों के लिए यहाँ बेड बढ़ जाए, और वो इनकी कमेटी के द्वारा पूर्व में उसका डिसीजन हो चुका है, लेकिन
किन्हीं कारणों से वो बेड बढ़ाया नहीं जा रहा है। और ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस है और डॉक्टर ओम शंकर का आमरण अनशन पर बैठना एक बड़ा संदेश है। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।